वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ में आज हम बात करते हैं मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस सेकंड की और उसके साथ साथ मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस थर्ड की। तो जैसे एक इन शॉर्ट हम रिव्यू कर लेते हैं मीनो ग्रुप फर्स्ट को फटाफट से। तो मीनो ग्रुप फर्स्ट कब हुई थी? सितंबर 1968 में। ठीक है। तो आइडियलिस्टिक थी, रेवोल्यूशनरी थी, कॉन्फ्रेंटलिस्ट थी और रेडिकल अप्रोच थी इसकी, एंटी बिहेवियरल रही थी। एक्चुअली में ये हुई किस वजह से? जो क्राइसिस देखने को मिले थे अमेरिका के, उसके बाद हुई थी। और यंग स्कॉलर जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिसिप्लिन के, वही उन्होंने ही अटेंड की थी। तो जेंडर इनइक्वालिटी थी क्योंकि मोस्ट जो मेल्स थे उन्होंने ही इसको अटेंड करा था। तो इसके साथ साथ रेलिवेंस, वैल्यूज, इक्विटी, चेंज यानी कि एनपीए के ऊपर जो इसका फोकस था वो एनपीए के ऊपर रहा था। अब बात करते हैं हम मीनो ब्रुक सेकंड की। अब सबसे पहले मीनो ब्रुक सेकंड जो थी इसको चेयर किया था ड्वाइट वाल्डो ने, एज पर जैसे फर्स्ट करी इन्होंने ही की थी। तो इसमें जो था, एक तो सबसे पहली बात ये थी कि अलग अलग तरह के लोग जो थे, अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग जगह से जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे सभी इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसमें जो स्टेट था उन्होंने ये बोला था कि एडिशनल आइडियाज़ क्या देखने को मिले थे हमें, कि स्टेट जो है वो एक्ट करे एज ए फैसिलिटेटर rather देन ए प्रोवाइडर। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बोला था, सेकंड वाला था जो थर्ड पार्टी जो गवर्नेंस है, कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटस्कोरिंग होनी चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, यानी कि मार्केट गवर्नेंस की बात करी थी इन्होंने। थर्ड इन्होंने बोला था जो वैल्यूज है पब्लिक की वो सामने आए, रिप्लेस करें जो एमर्जिंग वैल्यूज है प्राइवेट इंटरेस्ट की, उनसे उनको क्या कर देना चाहिए? रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम मीनो ब्रुक सेकंड की बात करें, तो ये सितंबर 1988 में हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। जो दोनों को चेयर जो थे वो ड्वाइट वाल्डो ने किया था। ड्वाइट वाल्डो चेयर बन रहे थे उनके। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें स्टेट को एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। इसकी अप्रोच क्या थी? प्रैग्मेटिक थी। सॉरी, इससे पहले दूसरी इसने बात करी थी मार्केट गवर्नेंस की। ठीक है। तो मार्केट गवर्नेंस की जब भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की भी बात करेंगे। ठीक है। तो थर्ड इन्होंने बोला था वैल्यूज जो है पब्लिक की उनको रिप्लेस कर देना चाहिए बाय द प्राइवेट इंटरेस्ट। और ये क्या थी? प्रैग्मेटिक थी, रियलिस्टिक थी, वैल्यू लेडन अप्रोच थी इसकी। और ये कब हुई थी? जब अक्रॉस द वर्ल्ड जो थे वो क्राइसिस देखने को हमें मिले थे। ठीक है ना। वो 1970s में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले थे, जैसे कुछ कंट्रीज में फिजिकल क्राइसिस को देखने को मिले, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिले। तो वेलफेयरिज्म के जो नोशन था उसको चैलेंज किया गया बाय द न्यू राइट फिलोसफी। तो इन द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू राइट फिलोसफी तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये रखी गई थी। तो इसमें इसके बाद जो था इसमें स्ट्रेस आया। इसमें स्ट्रेस जो एम्फेसाइसिस डाली गई वो किसके ऊपर डाली गई? जो स्ट्रेस डाला गया वो था लीडरशिप के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पर्सपेक्टिव के ऊपर, टेक्नोलॉजी पॉलिसीज पे और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं, अब हमारी बात किसकी करते हैं हम? मीनो ब्रुक थर्ड की। मीनो ब्रुक थर्ड अब ये भी 20 साल के बाद हुई थी, नेक्स्ट सितंबर 2008 में। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? रोजमेरी और लैरी। रोजमेरी और लैरी। तो ये भी सर्कस यूनिवर्सिटी में हुई थी। जो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 2 फेसेस में हुई थी। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के 2 फेज थे। फर्स्ट फेज एंड द
सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज जो था वो 3 से 5 सितंबर तक चला था, जबकि सेकेंड फेज जो था वो 6 to 7 सितंबर तक चला था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज को अटेंड किया गया था 156 यंग स्कॉलर्स के द्वारा। ठीक है, और ये जो स्कॉलर्स थे इनको कहा गया था कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दो किन आइडियाज़ के ऊपर, वैल्यूज़ और एथिक्स को लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, मैनेजमेंट को लेके, लीडरशिप को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को लेके, ग्लोबलाइजेशन को और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो इस फेज में जो हमें देखने को मिला, इसमें क्या हुआ, जो फ्रंटर जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन की, वो क्या है, एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। और वो किस तरीके से बोला, इस ईरा को इन्होंने बोला था कि ये जो ईरा है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इसको फेस करना पड़ेंगे। तो कंपैरिजन से इन्होंने बोला था जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल ग्राउंड्स, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंड वन बोलता है कि मल्टीपल टेक्निक्स और मेथड जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा जो चेंजिंग डिमांड्स है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको लेके। तो मतलब जो भी चेंजेस हमें देखने को मिली हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए मेथड्स टेक्निक्स को क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड फेज जो है उसमें कौन से, जो एक्सपीरियंस स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो एक्सपीरियंस स्कॉलर्स थे वो आए थे, सॉरी, इसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो था वो दोनों को दिया गया था, यंग और ओल्ड स्कॉलर्स दोनों को दिया गया था। तो 300 प्रपोजल सबमिटेड थी, तो जिसमें से मतलब 300 रिपोर्ट्स हमारे पास आई, जिसमें से सिर्फ 80 ही हम लोगों ने क्या की थी, सबमिट जो थी वो एक्सेप्ट जो थी वो करी हुई थी। तो इसका आउटपुट क्या देखने को मिला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है, phase was the definition of public administration. Public administration is socially embedded process of collective relationships, dialogues and actions to promote human flourishing for all. अब इसके साथ ये बोलता है कि मीनो ब्रुक थर्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली ये क्या करती है, एक तो ये डेफिनेशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसको चेंज कर देती है। इसमें यह रियलाइज किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये इम्पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के लिए कि वो हर एक इंडिविजुअल के साथ अकेला जाके क्या करे, डील करे। तो यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तो जो गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है उस पब्लिक अफेयर्स को लेके वो अफेक्ट करती है लोगों का एट लार्ज। ठीक है, देखो पब्लिक को एजुकेशन भी चाहिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनके साथ साथ बाकी चीज़ें भी उनके साथ डील करनी है। तो पब्लिक अफेयर्स जो है वो एक कलेक्टिव ओरिएंटेशन है, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी गई थी। तो ये जो डिसएम्पावरमेंट की बात करते हैं कि मेजर चैलेंज जो है पब्लिक अफेयर का वो क्या है, डिसएम्पावरमेंट। तो अब उसको एम्पावर करने की क्या है ज़रूरत है। तो जो मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड थी ये क्या बोलती है, प्राइमरी ये रेफर करती है कि हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके एक अमेरिकन आइसोलेशन के। कि पहले तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही थी तो उसी के बेसिस पे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये बोलता है कि हमें इंटरनेशनली इसके साथ क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, इन्होंने बोला 1968 से 2008 तक जो डिज़ायर थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर के बीच में वो क्या थी, इंटरनेशनल थी। तो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डेवलप हुई थी एरा ऑफ पैराडिम क्राइसिस। तो वो कब डेवलप हुई थी, जब हमें क्राइसिस का पैराडिम देखा था 1968 में। ठीक है, और एमर्ज हुए थे मल्टीपल पैराडिम में इन 2008। तो पास्ट 40 ईयर से जो वर्ल्ड सिस्टम था वो क्या था, एक बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज की बात करी है इन्होंने। अब जो नेक्स्ट मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस होगी वो कब होगी, मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 4। ठीक है, मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 4, मीनो ब्रुक 4 ये होगी अब 2028 में। ठीक है, अब 4 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है जो डिफाइन करेगा इसका करेक्टर मीनो ब्रुक 2028 का, एक तो है बिल्ड करना न्यू ब्रीड जो होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर अराउंड द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अलग अलग स्कॉलर्स को क्या करना, जो नए नए स्कॉलर्स बन रहे हैं उनको जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा करना एक जगह पे,
जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको कम करना, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसकी वजह से लोगों में क्या है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आती है। तो वो बोलता है कि लैंग्वेज बैरियर्स को ओवरकम करने की बात होगी, ट्रांसफ़र होगी पब्लिक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। दूसरा बोलता है डिफ़िकल्टी है कन्विंस करने में अमेरिकन स्कॉलर्स को कि वो क्या करें, दूसरे कंट्रीज़ के जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में भी, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में सीखे। तो इसी से अब निकल के क्या आता है हमारे पास, ये थी हमारी मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसिस। अब फ्यूचर में देखो मिनोब्रुक 4 की आएगी तो देखो कितने सारे हैं, टेररिज्म है, ग्लोबल है, अब जैसे वॉर हो गई है तो वॉर क्या आ गया, तो फेलियर ऑफ यूएनएससी। तो इस तरीके के चैलेंजेस जो है उन स्कॉलर्स के सामने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं PCA। बोलते इस पीरियड, ये कब का पीरियड था, 1940 और 1950 का पीरियड था, जहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिली रोल्स ऑफ स्टेट में, जो कि अलग था किससे, जो पहले की एस्टैब्लिश्ड जो स्टेट्स थी उनमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था उनसे अलग था। तो वेलफेयरिज्म जो था उसको प्रोमिनेंट जो था, और स्टेट पॉलिसीज जो थी उनको प्रमोट किया जा रहा था। एजेंसीज जो और जो थी स्टेट्स की, उनको वो चेंज हो रही थी। स्टेट या फिर गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल थी दोनों के लिए, डेवलपमेंटल के लिए भी और नॉन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए। अब इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि फिनोमिना जो है मेकिंग द स्टेट ऑल इनकम्पासिस लेड टू द ओवरलोडिंग ऑफ द स्टेट्स रोल। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर वो डेवलपमेंटल भी कर रहा है, नॉन डेवलपमेंटल रोल भी प्ले कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो क्या, स्टेट जो है वो ओवरलोड हो जा रही है। तो अल्टीमेटली जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्राइसिस देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो ओ कॉर्नर जो है वो रेफर करते हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस को एज अ फिजिकल क्राइसिस ऑफ द स्टेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यू राइट फिलोसफी की। मैंने बोला कि न्यू जो कंसेप्ट है वो एमर्ज हुए थे बिकॉज ऑफ द न्यू राइट फिलोसफी। तो न्यू राइट फिलोसफी जो है उसमें दो कंट्राडिक्शन कॉम्बिनेशन है, दो म्यूचुअली कंट्राडिक्टिंग स्कूल का, न्यू लिबरलिज्म और न्यू कंजर्वेटिविज्म। तो जो फिलोसफी है वो चैलेंज करती है वेलफेयरिज्म के कंसेप्ट को और नैनी स्टेट के कंसेप्ट को। तो बोलता है कि जो वेलफेयरिस्टिक स्टेट क्या होगी, वो बच्चों का जो उसके लोग होंगे, पीपल होंगे, उनको वो पालेगी, उनका पूरा ध्यान रखेगी, जैसे कि कोई केयर टेकर होता है वैसे ही। तो इसको इसीलिए इसको ये नैनी स्टेट भी कहता है। तो टर्म नैनी स्टेट अब होता है वेलफेयर स्टेट जो है वो वेस्टर्न करती है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो ह्यूमन के पोटेंशियलिटी और पर्सनैलिटी को क्या करे, डेवलप करे, उसको यूटिलाइजेशन में लाए। तो अगर हम बात करते हैं इमेमोरियल की, तो मैन में जो है काफ़ी ज़्यादा स्किल्स रहती हैं, तभी वो क्या कर सकता है, आगे तक चल पाएगा। लेकिन वेलफेयरिज्म की वजह से क्या हो गया, जो मैन है वो डिपेंडेंट हो गए हैं किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। अब जब ये स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये और कोई काम कर ही नहीं पाते, तो इसलिए ये इसको क्या करता है, चैलेंज करता है। तो जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये इस जो है इस वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ न्यू राइट फिलोसफी का ही एक ये क्या है, स्कूल निकल गया, वहीं से निकल के आती है। ये एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स की इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशन की। जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस चलती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक्स की क्या एप्लीकेशन है उसकी बात करता है। ये सारी उन प्रोसेसेस को पढ़ता है, स्टडी करता है, जिसमें लोग जो है प्रेफरेंसेस देते हैं, चॉइसेस बनाते हैं इन दूसरे एरियाज में देन द मार्केट। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक थ्योरी हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स की। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच को हम एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी की थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया था बाय द डेनिस म्यूलर दैट द इकोनॉमिक स्टडी ऑफ नॉन मार्केट डिसीजन मेकिंग, के नॉन मार्केट है, डिसीजन मेकिंग है, और सिंपली जो एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स की टू द पॉलिटिकल साइंस। तो ये क्या है, आपकी पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ठीक है ना। अब पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है इसको चीफली कौन बात करते हैं इसके बारे में, विलियम निस्कैन और विंसेंट
बात करते हैं, जो थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने किसकी बात करी, विलियम निस्केन और विंसेंट ऑस्ट्रम। तो ये क्या बात करते हैं, ये दोनों मिलके बात करते हैं थ्री डायमेंशंस की। जिसमें ये बोलते हैं, एक क्या है हमारे पास मेथोडोलॉजी, पर्सपेक्टिव करेक्टर, ये तीन करेक्टर की बात करता है। मेथोडोलॉजी जो है पब्लिक चॉइस की, तो ये बोलता है दो रिलेटेड एलिमेंट्स है हमारे पास, एक तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म और एंड इकोनॉमी और रैशनल मैथ। तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म जो है वो क्या बोलता है कि इंडिविजुअल जो है बेस होता है किसके लिए, बेसिस फॉर डिसीजन, और इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो ये रिजेक्ट करता है कि कलेक्टिव बेसिस और डिसीजन मेकिंग के कलेक्टिवली डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, एक इंडिविजुअल ही लेता है। तो ये बोलता है इंडिविजुअल जो है वो एनालाइज करेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा। अब मैन मैक्सिमाइज, और आदमी ही क्या कर सकता है, अपनी जो उसकी काबिलियतें हैं उसी को वो यूटिलाइज कर सकता है अपने मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट्स के साथ। अब एक इंसान को पता है कि वो कितना काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा ताकि उसको क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो हर्बर्ट साइमन की अगर बात करें तो वह हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि मैन जो होता है, एक इंसान जो है वो क्या है, रैशनल है, और वो क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्लाई करता है हर जगह पे जब भी वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, तो यही चीज। अब इसके बाद हम बोलते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजर की। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर में ये बिहेवियरल ब्यूरोक्रेसी की बात करता है, जिसको ऑर्थोडॉक्स ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसमें इंडिविजुअल्स को यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को ये बोलता है कि उसके पास नॉलेज होती है, वो कैरी करता है नॉलेज, एक्सपर्टाइज और रैशनलिटी। तो ये किसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। तो ये पॉलिटिकल आइडियलिज्म की जो की बात करता है, और ये क्या बोलता है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है रियलिटी में। तो देयर इज नो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इगोइज्म। तो पॉलिटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इगोइज्म की बात नहीं है, जब पर्टिकुलरिज्म नहीं है देन किसके, पॉलिटिकल आइडियलिज्म से। मिनिस्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ये किसी भी तरह के पब्लिक इंटरेस्ट में जनरली बात नहीं करते। तो ये कौन बात बोलते हैं, ये बोलते हैं पीटर सिल्फ। अब बोलते हैं हेगल और बेबेरियन थ्योरीज की अगर हम बात करें, हेगल बोलता है स्टेट जो है मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ है। तो ये सिंपली ये क्या एक्सप्लेन करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है किसका, स्टेट का। तो स्टेट का काम है कि वो भगवान की तरह वो क्या करे, लुक आफ्टर करे अपने पब्लिक का, लोगों का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पर्सक्रिप्टिव करैक्टर की। पर्सक्रिप्टिव करैक्टर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो एफिशिएंट है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है ये बात करती है मार्केट जो है वो डिसिप्लिन है एज ए सब्जेक्ट लेके चलती है, और जो किसके ऊपर बेस्ड है, मार्केट किसके ऊपर बेस्ड होती है, कंपटीशन के ऊपर। तो इसके कंट्रास्ट ये क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है 1970s में, 70s और 80s में इनमें कंपटीशन ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि स्टेट वॉज कंप्लेसमेंट। तो ये अल्टीमेटली किसकी तरफ लेके जाएगा कि किसी भी तरह के इकोनॉमी और एफिशिएंसी में कोई भी हमें डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो प्रिस्क्राइब करती है कंपटीशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म और ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। तो गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाए दोनों प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स के द्वारा। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या बोलती है कि आप क्या करो कि जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज जो भी लोगों के लिए प्रोवाइड करना है वो पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों मिलके
करें, और अगर दोनों करेंगे तभी उनमें क्या आएगा, कंपटीशन आएगा। तो यही थ्योरी है आपकी किसकी, पब्लिक चॉइस अप्रोच की। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका पब्लिक चॉइस अप्रोच का क्या हुआ था, क्रिटिसिज्म हुआ था। तो वो किसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, वो तो पीटर सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं कि पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है डिप्राइव करे, जो बेसिक स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर्स की उसको वो क्या करी है, निग्लेक्ट करी है। दूसरा ये बोलता है इसमें कुछ क्या है, पब्लिक चॉइस अप्रोच में कुछ कमियां हैं। बोलता है नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म, जो बड़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म अप्लाई नहीं कर सकते, हम कंपटीशन की बात नहीं कर सकते। जैसे डिफेंस है तो उसमें हम लोग किस तरीके का कंपटीशन की बात करें, तो वो चीज़ है कि इसमें जो है ये क्या है, पीछे बात करें, ये मार्केट चला रहा है लेकिन हम कुछ एरियाज में मार्केट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा ये बोला है ये क्लोज सर्कल सर्कुलरिटी की बात कर रहा है, तो इसी वजह से भी इसको क्या किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। अब इनके बाद हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, सबसे पहले ये जो टर्म है एनपीएम, ये किसने दी थी, ये हमें दी थी क्रिस्टोफर हुड ने, क्रिस्टोफर हुड ने दी थी और 1991 में दी थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और 1991 में इंडिया में क्या आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। एंड द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द पेपर अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन। तो सबसे पहले ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक बात जो करी थी, वो एक पब्लिकेशन आई थी हमारे पास, ए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। तो इस तरह के एक पेपर में इसकी बात करी गई थी। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये बात करता है जो वॉस्ट रेंज है कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की, उसके आगे। तो ये बोलता है एनपीएम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है चेंजेस को लेके, जो किसकी वजह से आई थी, लिबरलाइजेशन की वजह से आई थी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आई थी, या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आई थी। तो ये एक एनपीएम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्टिव फोकस्ड है। ये जो मैनेजमेंट की टर्म इसमें हमने वर्ड ऐड किया है, तो ये क्या बात करता है, ये किसकी वजह से है कि नंबर ऑफ मार्केट प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को। तो बोलते हैं एनपीएम जो है एक इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, एक जो लिया गया है किसके लिए, वैल्यू फॉर मनी, किसमें, पब्लिक सेक्टर्स में और उसकी वर्किंग में। दूसरा ये बोलता है कि ये प्रोपोगेट करता है पब्लिक सेक्टर को कि वो वर्क करे अपने बेटरमेंट के लिए, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ, ठीक है, कम खर्चा करे और ज़्यादा उसमें बेटरमेंट करे। फिर थर्ड ये बोलता है ये फिलॉसफीज प्रैक्टिसेस और आइडियाज जो है प्राइवेट सेक्टर के, उनको कहाँ पे अप्लाई करें, पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करें। अब फैक्टर्स क्या थे इसकी, जिसकी वजह से इसमें एमरजेंस हुई, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल सोर्सेज। होता है यूके में मार्गरेट थैचर जो थे वो राइटिस्ट कंजर्वेटिव